वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में एक खास टूल प्रोफाइलर कंपोनेंट इसकी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास सॉस के तौर पर रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका ही एक हिस्सा है प्रोफाइलर रिएक्ट। जी। तो आज की इस बातचीत का मकसद है ये समझना कि ये प्रोफाइलर कंपोनेंट आखिर है क्या, ये मतलब काम कैसे करता है, हाँ। और सबसे ज़रूरी बात, हम इसे इस्तेमाल करके रिएक्ट एप्लीकेशंस में रेंडरिंग परफॉर्मेंस को प्रोग्रामेटिकली कोड के जरिए कैसे माप सकते हैं। सही। हम ये भी देखेंगे कि ये डेवलपर्स को अपने यूआई की एफिशिएंसी उसे बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करता है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये प्रोफाइलर है क्या, बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ, ये रिएक्ट का ही दिया हुआ एक कंपोनेंट है। हाँ। और इसकी मदद से मतलब डेवलपर्स जो हैं वो अपने रिएक्ट कंपोनेंट ट्री के किसी खास हिस्से की परफॉर्मेंस, रेंडरिंग परफॉर्मेंस को कोड लिख के माप सकते हैं। अच्छा, कोड लिखकर। हाँ, प्रोग्रामेटिकली ये पता लगा सकते हैं कि यूआई का कोई हिस्सा स्क्रीन पर देखने में, रेंडर होने में कितना टाइम ले रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें सीधे उनके कोड में मिलती है। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो भी शायद काफी सीधा है। हाँ, काफी सिंपल है। जैसा आपने शायद देखा होगा डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोफाइलर आईडी इक्वल्स टू ऐप, ऑन रेंडर इज इक्वल्स टू ऑन रेंडर ऐप। हाँ। आप देख सकते हैं कि प्रोफाइलर कंपोनेंट उस कंपोनेंट को रैप कर लेता है, घेर लेता है, जिसकी परफॉर्मेंस आप मेजर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ ऐप को। बिल्कुल। जैसे इस एग्जांपल में ऐप कंपोनेंट को रैप किया गया है, और इसमें दो प्रॉप्स बहुत जरूरी हैं। कौन से? पहला है आईडी, ये एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग आईडी। तो पता चलता है कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है ऑन रेंडर, ये एक फंक्शन है, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। हाँ, ये एक खास कॉल बैक है जिसे रिएक्ट हर बार तब कॉल करता है जब कंपोनेंट ट्री के उस हिस्से में कोई अपडेट कमिट होता है, मतलब जब कोई बदलाव स्क्रीन पर फाइनली दिखाई देता है। समझ गई। तो ये ऑन रेंडर कॉल बैक फंक्शन ये जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये ऑन रेंडर कॉलबैक फंक्शन ही वो जगह है जहां सारी मतलब काम की जानकारी मिलती है। अच्छा। ये फंक्शन हमें बताता है कि रेंडरिंग के दौरान हुआ क्या और उसमें कितना समय लगा। ये सिर्फ एक टाइमर नहीं है, ये रेंडरिंग प्रोसेस की बारीकियों को समझने का एक जरिया है। ठीक है। इस कॉलबैक फंक्शन का सिग्नेचर कुछ ऐसा होता है: फंक्शन ऑन रेंडर, आईडी, फेज, एक्चुअल ड्यूरेशन, बेस ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम, कमिट टाइम। ओके, इसमें कई पैरामीटर्स हैं। हाँ, और इसके अंदर मिलने वाले पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। असली इनसाइट्स यहीं छुपी हैं। पहला पैरामीटर आईडी है। ये वही स्ट्रिंग आईडी है जो आपने प्रोफाइलर कंपोनेंट को दिया था। हाँ, जो हमने पहले बात की थी। जी, जैसा कि आपने बताया, अगर एप्लीकेशन में कई प्रोफाइलर लगे हैं तो ये आईडी हमें पहचानने में मदद करता है कि ये जानकारी किस वाले प्रोफाइलर से आई है। मान लीजिए आपने साइड बार और मेन कंटेंट दोनों को अलग अलग प्रोफाइल किया है। तो आईडी से पता चलेगा? हाँ, तो आईडी से ही पता चलेगा कि ये साइड बार का डेटा है या मेन कंटेंट का। ठीक है, और अगला पैरामीटर? दूसरा पैरामीटर है फेज। ये बताता है कि रेंडरिंग हुई क्यों हुई, मतलब इसकी वैल्यू माउंट हो सकती है अगर कंपोनेंट ट्री पहली बार स्क्रीन पर आ रहा अच्छा, फर्स्ट रेंडर पे। हाँ, अपडेट हो सकती है अगर री रेंडर किसी प्रॉप, स्टेट या हुक में बदलाव की वजह से हुआ है, या फिर नेस्टेड अपडेट भी हो सकती है जो कुछ खास केसेस में होती है। तो ये हमें कारण बताता है रेंडर का। बिल्कुल। क्या ये पहली बार लोड हो रहा था या किसी यूजर इंटरैक्शन के कारण अपडेट हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और यहीं पर शायद एक्चुअल ड्यूरेशन आता है। आपने कहा था ये दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल ड्यूरेशन वो असल समय है, मिली सेकेंड्स में, जो प्रोफाइलर कंपोनेंट और उसके सभी डिसेंडेंट्स, मतलब उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स। हाँ, उसके अंदर जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं उन सबको रेंडर करने में लगा उस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। अच्छा, उस एक अपडेट के लिए। जी, ये मैट्रिक बहुत काम का है क्योंकि ये सीधे सीधे दिखाता है कि आपका कंपोनेंट ट्री मेमोराइजेशन टेक्निक्स का कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। मेमोराइजेशन जैसे react.memo या यूज मेमोरा। हाँ, बिल्कुल। ये वो तरीके हैं जिनसे हम रिएक्ट को बताते हैं कि अगर किसी कंपोनेंट के प्रॉप्स या इनपुट्स नहीं बदले हैं तो उसे दोबारा रेंडर करने की जरूरत नहीं है, उसका पुराना रिजल्ट यूज कर लो। तो एक्चुअल ड्यूरेशन कम होना चाहिए आइडियली। हाँ, कंपोनेंट के पहली बार माउंट होने के बाद जब स्टेट या प्रॉप्स बदलते हैं तो ये एक्चुअल ड्यूरेशन काफी कम होना चाहिए, क्योंकि मेमोराइजेशन बेवजह के री रेंडर्स को रोक देता है। ठीक है। और फिर वो दूसरा ड्यूरेशन था,
बेस ड्यूरेशन। हाँ, और इसमें खास बात यह है कि एक्चुअल ड्यूरेशन की तुलना बेस ड्यूरेशन से करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? देखिए, बेस ड्यूरेशन वो एस्टिमेटेड टाइम है मिलीसेकंड्स में जो पूरे प्रोफाइलर सब ट्री को री-रेंडर करने में लगता अगर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन जैसे मेमोइजेशन इस्तेमाल ना हुई होती। ओह, मतलब वर्स्ट केस टाइम। हाँ, एक तरह से। रिएक्ट इसे कैसे कैलकुलेट करता है? ये ट्री में मौजूद हर कंपोनेंट के सबसे हाल के रेंडर ड्यूरेशन को जोड़कर इसका अनुमान लगाता है। ये रेंडरिंग की वर्स्ट केस कॉस्ट का अंदाजा देता है, जैसे पहली बार माउंट होने पर या एक ऐसे ट्री में जहां मेमोजाइजेशन बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअल ड्यूरेशन और बेस ड्यूरेशन का फर्क हमें क्या बताता है? ये कंपैरिजन डेवलपर्स को एक तरह का एक्सरे विजन देता है। एक्सरे विजन। हाँ, आप सीधे देख सकते हैं कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकें, आपकी मेमोजाइजेशन स्ट्रैटेजी सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असल में कितना असर डाल रही हैं। अच्छा, मतलब कितना फायदा हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन से। बिल्कुल। अगर एक्चुअल ड्यूरेशन बेस ड्यूरेशन से काफी कम है तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोजाइजेशन स्ट्रैटेजी काम कर रही है। आप बेवजह रेंडरिंग वर्क से बच रहे हैं। और अगर दोनों बराबर हैं? लेकिन अगर दोनों वैल्यूज करीब करीब बराबर हैं, खासकर अपडेट्स के दौरान, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि मेमोइजेशन या तो ठीक से काम नहीं कर रहा या उसे लागू करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ मिलीसेकंड बचाने की बात नहीं है? नहीं, ये उससे बढ़कर है। ये आपके कोड की एफिशिएंसी और क्वालिटी का एक सॉलिड प्रूफ बन जाता है। समझ गई। और वो आखिरी दो पैरामीटर्स, स्टार्ट टाइम और कमिट टाइम? हाँ, स्टार्ट टाइम एक न्यूमेरिक टाइम स्टैम्प है, मतलब एक नंबर जो टाइम को दिखाता है। ये बताता है कि रिएक्ट ने उस स्पेसिफिक अपडेट को रेंडर करना कब स्टार्ट किया। ठीक है। और कमिट टाइम भी एक न्यूमेरिक टाइम स्टैम्प है जो बताता है कि रिएक्ट ने उस अपडेट को डोम में कमिट कब किया, यानी वो मोमेंट जब बदलाव स्क्रीन पर असल में दिखाई दिए। अच्छा। एक खास बात यह है कि एक सिंगल कमिट, मतलब एक बार में होने वाले सारे अपडेट्स में जितने भी प्रोफाइलर्स होते हैं उन सबके लिए कमिट टाइम की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे फायदा यह है कि अगर आप चाहें तो एक कमिट से जुड़े सारे प्रोफाइलिंग डेटा को आसानी से एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, भले ही वो अलग अलग प्रोफाइलर से आए हों। ओह, ये तो काफी यूजफुल है एनालिसिस के लिए। जी हाँ। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया है कि प्रोफाइलर क्या है और ऑन रेंडर कॉलबैक से हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है। तो अगला सवाल, इसे इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, प्रैक्टिकल यूसेज। प्रोग्रामेटिकली परफॉर्मेंस मापने के लिए, जैसा हमने शुरू में देखा, आप बस प्रोफाइलर कंपोनेंट को अपने रिएक्ट ट्री के उस हिस्से के चारों ओर रैप कर देते हैं जिसकी परफॉर्मेंस आप मेजर करना चाहते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी ऐप में एक साइड बार कंपोनेंट है और एक पेज कंटेंट कंपोनेंट है। अगर आप सिर्फ साइड बार की परफॉर्मेंस मापना चाहती हैं तो आप कोड कुछ इस तरह लिख सकती हैं: JSX app.profiler id equals sidebar on render equals on render callback sidebar profiler page content। सही। यहाँ प्रोफाइलर सिर्फ साइड बार को रैप कर रहा है, तो जो ऑन रेंडर कॉलबैक फंक्शन आपने दिया है वो सिर्फ साइड बार के रेंडरिंग अपडेट्स के लिए ही कॉल होगा। पेज कंटेंट के रेंडर होने पर ये ट्रिगर नहीं होगा। एकदम सही। और क्या हम एक से ज्यादा प्रोफाइलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइड बार और कंटेंट दोनों के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये इसकी एक बड़ी खूबी है। आप अपनी एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों को इंडिपेंडेंटली मापने के लिए मल्टीपल प्रोफाइलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप साइड बार और कंटेंट दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग ट्रैक करना चाहते हैं, JSX app.profiler id sidebar on render log sidebar performance sidebar profiler id content on render log content performance content profiler app। ओके, तो दो अलग प्रोफाइलर, अलग आईडी और अलग कॉलबैक के साथ। हाँ, हर एक का अपना आईडी और अपना ऑन रेंडर कॉलबैक फंक्शन हो सकता है। इससे आप ग्रैनुलर लेवल पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का कौन सा हिस्सा कितना टाइम ले रहा है। ये तो काफी उपयोगी है। क्या हम इन्हें एक दूसरे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड प्रोफाइलिंग? हाँ, आप प्रोफाइलर कंपोनेंट्स को नेस्ट भी कर सकते हैं। नेस्टिंग भी? हाँ, ये तब काम आता है जब आप किसी बड़े हिस्से की ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके अंदर के किसी खास कंपोनेंट की परफॉर्मेंस भी अलग से मापना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपके कंटेंट कंपोनेंट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एडिटर कंपोनेंट है। आप देखना चाहते हैं कि पूरा कंटेंट कितना समय ले रहा है और साथ ही ये भी कि उस समय में से एडिटर का कंट्रीब्यूशन कितना है। अच्छा, एडिटर कितना टाइम ले रहा है अलग से? हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। JS करिप app
डॉट प्रोफाइलर id इज इक्वल टू साइड बार ऑन रेंडर इज इक्वल टू ऑन रेंडर साइड बार डॉट प्रोफाइलर प्रोफाइलर id इज इक्वल टू कंटेंट ऑन रेंडर इज इक्वल टू ऑन रेंडर कंटेंट some other component dot profiler id is equal to editor on render is equal to on render editor dot profiler preview content। ओह, तो यहाँ कंटेंट के अंदर एडिटर के लिए अलग प्रोफाइलर है। बिल्कुल। इस सेटअप में आपको कंटेंट के रेंडर होने पर एक कॉलबैक मिलेगा, और अगर उस रेंडर के दौरान एडिटर भी रेंडर हुआ तो आपको एडिटर के लिए भी एक अलग कॉलबैक मिलेगा, सेम कमिट टाइम के साथ। तो इससे और बारीकी से पता चलेगा कि स्लो डाउन कहाँ है। हाँ, इससे आप परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को और ज्यादा बारीकी से पिन पॉइंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कंटेंट का ज्यादातर समय एडिटर ले रहा है या कोई और हिस्सा। ये नेस्टिंग वाला फीचर तो सच में पावरफुल लगता है बारीकी से जांच करने के लिए, लेकिन क्या इसे इस्तेमाल करने में कोई सावधानी बरतनी चाहिए, कोई कैचेस हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रोफाइलर काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि पहली बात, प्रोफाइलिंग थोड़ा अतिरिक्त बोझ मतलब ओवरहेड डालता है। ओवरहेड मतलब परफॉर्मेंस पर असर? हाँ, तो प्रोफाइलर कंपोनेंट खुद चलने के लिए कंप्यूटर की थोड़ी प्रोसेसिंग पावर, सीपीयू और मेमोरी इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप बहुत सारे प्रोफाइलर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर डाल सकता है। तो ये एक ज़रूरी सवाल उठाता है कि इनसाइट्स पाने के लिए कितना परफॉर्मेंस हिट झेल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ट्रेड ऑफ है। और क्या ध्यान रखना चाहिए? दूसरी, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, प्रोफाइलर डिफॉल्ट रूप से प्रोडक्शन बिल्ड में डिसेबल्ड होता है। अच्छा, प्रोडक्शन बिल्ड में डिसेबल्ड। हाँ, इसका मतलब है कि जब आप अपनी ऐप का वो फाइनल वर्जन बनाते हैं जो यूजर्स इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोफाइलर कुछ नहीं करेगा, ऑन रेंडर कॉलबैक कभी कॉल नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रोडक्शन में बेवजह का परफॉर्मेंस ओवरहेड ना पड़े। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे भी प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी खास यूजर ग्रुप के लिए परफॉर्मेंस डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको प्रोफाइलिंग इनेबल्ड वाला एक स्पेशल प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करना होगा। ओ, तो वो मुमकिन है। हाँ, रिएक्ट ये फैसिलिटी देता है, लेकिन आपको इसे जानबूझकर इनेबल करना पड़ता है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड में इसका बिहेवियर अलग है। यानी डेवलपमेंट में तो ये चलेगा, पर लाइव ऐप में अपने आप बंद हो जाएगा जब तक हम उसे खास तौर पर चालू ना करें। ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा तीसरा पॉइंट है। हालांकि प्रोफाइलर को एक लाइट वेट कॉम्पोनेंट माना जाता है, इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। मतलब हर जगह नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हर प्रोफाइलर इंस्टेंस आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा सीपीयू और मेमोरी ओवरहेड जोड़ता है, इसलिए हर छोटे मोटे कॉम्पोनेंट को प्रोफाइलर से रैप करने की जरूरत नहीं है। इसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें। कहाँ इस्तेमाल करें फिर? केवल उन्हीं हिस्सों को प्रोफाइल करें जहां आपको परफॉर्मेंस इश्यूज का शक हो या जहां आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन लागू की है और उसका असर मापना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोग्रामेटिकली डेटा इकट्ठा करने का तरीका। क्या इसका कोई विजुअल ऑल्टरनेटिव भी है, जैसे कोई टूल? हाँ, एक बहुत पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है रिएक्ट डेवलपर टूल्स। रिएक्ट डेव टूल्स, वो ब्राउजर एक्सटेंशन? हाँ, वही। अगर आप मेजरमेंट्स को कोड में इकट्ठा करने के बजाय एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के जरिए देखना और एनालाइज करना चाहते हैं, तो रिएक्ट डेवलपर टूल्स ब्राउजर एक्सटेंशन में एक प्रोफाइलर टैब होता है। अच्छा, उसमें भी प्रोफाइलर है? जी, ये एक्सटेंशन क्रोम, फायरफॉक्स, एज सबके लिए है। ये भी लगभग यही फंक्शनैलिटी देता है, कंपोनेंट्स को प्रोफाइल करना, रेंडर ड्यूरेशन देखना, कमिट हिस्ट्री देखना, लेकिन एक विजुअल इंटरफेस के साथ जिसमें फ्लेम ग्राफ्स वगैरह होते हैं। तो वो ज्यादा आसान है शायद शुरू में। हाँ, कई डेवलपर्स के लिए, खासकर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। प्रोफाइलर कंपोनेंट तब ज्यादा उपयोगी होता है जब आपको ये परफॉर्मेंस डेटा प्रोग्रामेटिकली चाहिए हो। जैसे इसे किसी एनालिटिक्स सर्विस पर भेजना हो या ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी हो। ठीक है, समझ गई। एक और छोटी सी बात, जिन कंपोनेंट्स को आप प्रोफाइलर में रैप करते हैं, वे रिएक्ट परफॉर्मेंस ट्रैक्स जो ब्राउजर के परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल्स में होते हैं, उनके कंपोनेंट ट्रैक्स में भी मार्क्ड हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ प्रोफाइलिंग बिल्ड्स में होता है। डेवलपमेंट बिल्ड्स में तो वैसे भी सारे कंपोनेंट्स मार्क्ड होते हैं, चाहे वे प्रोफाइलर में रैप हो या नहीं। समझ गई। तो रिएक्ट डेव टूल्स विजुअल एनालिसिस के लिए बढ़िया है, और प्रोफाइलर कंपोनेंट प्रोग्रामेटिकली डेटा कैप्चर करने और उसे आगे प्रोसेस करने के लिए। सही कहा। तो ये सब डेटा हमें क्या बताता है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें? हाँ, मतलब इसका निचोड़ क्या है? तो ये सिर्फ रेंडर स्पीड के फिगर्स नहीं है, ये यूआई की एफिशिएंसी को गहराई से समझने और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज जैसे मेमोराइजेशन के असर को
क्वांटिफाइबल मतलब मापने योग्य तरीके से देखने के बारे में है। हाँ, वो एक्चुअल ड्यूरेशन और बेस ड्यूरेशन वाली बात। बिल्कुल, जैसा हमने पहले चर्चा की, एक्चुअल ड्यूरेशन और बेस ड्यूरेशन के बीच का डिफरेंस हमें सीधे सीधे बताता है कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन कितनी इफेक्टिव है। ये गेस वर्क को हटाकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। आप अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेवलपर्स के पास अब ठोस डेटा होता है, हाँ, कॉन्क्रीट डेटा। जिसके आधार पर वे परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स, यानी वो जगहें जहां परफॉर्मेंस धीमी पड़ रही है, उनकी सटीक पहचान कर सकते हैं पिन पॉइंट कर सकते हैं। और फिर टारगेटेड सुधार कर सकते हैं। ये अनुमान लगाने के बजाय सटीक मेजरमेंट्स पर आधारित परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को मुमकिन बनाता है। अब देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट रेंडर होने में कितना एक्चुअल ड्यूरेशन ले रहा है और उसकी पोटेंशियल बेस ड्यूरेशन कॉस्ट क्या है। मतलब बिना ऑप्टिमाइजेशन के वो कितना महंगा पड़ सकता था। हाँ, ये एक ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का। बिल्कुल। चलिए, आज की इस गहन पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि प्रोफाइलर रिएक्ट एप्लीकेशंस में रेंडरिंग परफॉर्मेंस को प्रोग्रामेटिकली मापने का एक शक्तिशाली टूल है। जी। इसका ऑन रेंडर कॉलबैक हमें एक्चुअल ड्यूरेशन और बेस ड्यूरेशन जैसे महत्वपूर्ण मेट्रिक्स देता है, जो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज, खासकर मेमोइजेशन की इफेक्टिवनेस को समझने में हमारी मदद करते हैं। हाँ, वो कंपैरिजन बहुत जरूरी है। हमने ये भी जाना कि इसे मल्टीपल इंस्टेंसेस में और नेस्टेड तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ज्यादा ग्रैन्युलर इंसाइट्स के लिए। और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोडक्शन में प्रोफाइलिंग के लिए एक्सप्लिसिट इनेबलमेंट की जरूरत होती है और इसके परफॉर्मेंस ओवरहेड के कारण इसे सावधानी से और जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, वो प्रोडक्शन वाली बात जरूर ध्यान रखें। साथ ही रिएक्ट डेवटूल्स प्रोफाइलर इसका एक बेहतरीन विजुअल ऑल्टरनेटिव है। हाँ, और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अच्छा, इस तरह का सटीक परफॉर्मेंस डेटा इकट्ठा करने की क्षमता, ये डेवलपर्स के यूआई कंपोनेंट्स बनाने के अप्रोच को कैसे बदल सकती है, खासकर परफॉर्मेंस एक साफ मसला बनने से पहले। मतलब प्रोएक्टिवली। हाँ, क्या ये प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन यानी जरूरत से पहले और शायद बेवजह ऑप्टिमाइजेशन करने को बढ़ावा देता है, या फिर क्या ये शुरू से ही ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को एनकरेज करता है, क्योंकि अब डेवलपर्स के पास अपने फैसलों के असर को तुरंत देखने का एक तरीका है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये हमें बेहतर डेवलपर बनाता है शुरू से ही। हाँ, इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि ये टूल हमारे सोचने के तरीकों को कैसे शेप कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।